हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कल के वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो कल हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किए थे और आज हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है। कल पढ़े थे एक्सिस क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों पॉइंट चार्जेस से होकर जो स्ट्रेट लाइन पास करेगा उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस। और इलेक्ट्रिक डाइपोल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला स्ट्रेट लाइन जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो उसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हम लोगों को क्या करना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यहां पर हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले लेंगे। ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस स्मॉल क्यू और यहां हो गया प्लस स्मॉल क्यू। इलेक्ट्रिक डाइपोल के दो पॉइंट चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और साइन क्या है? जस्ट अपोजिट, मतलब एक प्लस और दूसरा क्या है? माइनस। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो सेंटर है ये मान लेते हैं सेंटर O और इस सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस परपेंडिकुलर को हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या कहना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहेंगे हम लोग। तो यहां क्या होगा? ये स्मॉल ए और यहां हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर, जिसका डायरेक्शन किधर होगा? फ्रॉम निगेटिव पॉइंट चार्ज टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब यहां लिखिए सेंटर से सभी डिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे। मान लीजिए सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट यहां है P और इसी पॉइंट P पर हम लोगों को बताना है कि पूरे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहां कितना के बराबर होगा। कैसे निकालेंगे? तो देखिए आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे? निगेटिव पॉइंट चार्ज के कारण अलग यहां कैलकुलेट कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण अलग इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे और इसके बाद क्या करना है हम लोगों को? अब हम लोग दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का सम कर लेंगे और फिर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो देखते हैं। तो यहां पर निगेटिव पॉइंट चार्ज से ये डिस्टेंस यहां ये हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और इसी तरह से यहां भी हो जाएगा यहां
ये हो गया स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां ध्यान ये देना है कि यहां भी पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, स्मॉल क्यू, और यहां भी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो है इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, स्मॉल क्यू। और डिस्टेंस पॉइंट पी का दोनों पॉइंट चार्ज से यहां से भी जितना है स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर से भी स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो पॉइंट चार्ज है मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, डिस्टेंस भी इक्वल हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखिए यहां निगेटिव पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द निगेटिव पॉइंट चार्ज होता है, और ये हो जाएगा यहां E माइनस वेक्टर, और पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण यहां होगा यहां पर E प्लस वेक्टर। अब एक बात यहां ध्यान देना है, डायरेक्ट लाइन सेगमेंट E माइनस वेक्टर के लिए जितना लंबा होना चाहिए E प्लस वेक्टर के लिए भी उतना ही लंबा होना चाहिए, क्योंकि माइनस स्मॉल क्यू के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और प्लस स्मॉल क्यू के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दोनों क्या होगा, सेम है। इसलिए लाइन सेगमेंट का लेंथ भी इक्वल होना चाहिए। जब दो वेक्टर का टेल एक जगह हो, एक स्थान पर हो, एक पॉइंट पर हो, तो हम लोग दोनों वेक्टर का एडिशन करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करेंगे। तो पैरेललोग्राम लॉ से इनका सम करेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं आप लोगों को, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो दोनों का जो रिजल्टेंट है उन दोनों के ठीक बीच से पास करता है, वेक्टर में पढ़े हैं हम लोग। तो यहां ठीक बीचों बीच रिजल्टेंट इस लाइन पर होगा, जितना एंगल बनेगा यहां से उतना ही एंगल बनेगा यहां से। पैरेललोग्राम लॉ में क्या करेंगे, इस वेक्टर के हेड से इस वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर यहां से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया ये, और ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा ई वेक्टर। ई वेक्टर हो जाएगा, हम यहां लिख दे रहे हैं, और हियर E वेक्टर इक्वल टू E प्लस वेक्टर प्लस E माइनस वेक्टर। ये रिजल्टेंट हो गया। अब क्या करना है हम लोगों को, देखिए दोनों एंगल इक्वल है, अगर ये थीटा हो जाए तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन पर कोई भी पॉइंट आप लेते हैं तो पॉइंट के एक तरफ टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और 180 डिग्री में ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो बाकी रह गया 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, इतना। लेकिन आप देखेंगे अभी कि ये एंगल और ये एंगल भी दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, देखिए इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये हो गया कॉमन साइड, और ये एंगल इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से दोनों राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। और ऐसे कंडीशन में ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएंगे।
और ये दोनों एंगल मिलकर कितने हैं 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, और दोनों इक्वल है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब यह एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, और यह एंगल भी हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए आप लोग ध्यान से, इन दो राइट एंगल ट्रायंगल में दो एंगल तो सेम है और ये दोनों भी सेम है, तो थर्ड जो है ये भी क्या हो जाएगा, दोनों यहां सेम हो जाएंगे। और देखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल हो या कोई भी ट्रायंगल हो, जो ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में एक 90 तो बाकी कितना रह गया 90, और 90 में एक 90 माइनस थीटा, तो ये भी हो जाएगा थीटा, और इसी तरह से यह भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां ध्यान देना है ये लाइन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लाइन, और ये लाइन कौन सा लाइन है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वाला लाइन, दोनों को ये ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कौन एंगल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल सेम है। तो जब दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे और अल्टरनेट एंगल सेम हो तो दोनों लाइन क्या होते हैं पैरेलल हो जाते हैं। और पैरेलल में एक डायरेक्शन इधर है और एक डायरेक्शन इधर है, तो क्या हो गया अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो ये याद रखना है आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के समान होता है, इक्वल होता है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होता है। अब यहां देखिए आप लोग, तो मैग्नीट्यूड तो इन दोनों का सेम है, यहां होगा मॉड ऑफ E माइनस वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ E प्लस वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का A होल स्क्वायर। देख लीजिए आप लोग, और इसे सॉल्व अगर करते हैं हम लोग तो आगे करेंगे सॉल्व। पहले देखेंगे यहां, देखिए अब इन दोनों का सम करेंगे तो रिजल्टेंट निकलेगा। दो वेक्टर E प्लस वेक्टर और E माइनस वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना है 2 थीटा है। तो जब दो वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ 2 थीटा हो और रिजल्टेंट वेक्टर हम लोगों को फाइंड करना हो, मॉड ऑफ E वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर रूट, देखिए एक हो जाएगा E प्लस वेक्टर का मॉड स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ E माइनस वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ E प्लस वेक्टर इंटू मॉड ऑफ E माइनस वेक्टर इंटू कॉस 2 थीटा। कहां से आ गया, दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर हो तो दोनों का रिजल्टेंट आर वेक्टर का मॉड का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर रूट मॉड ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस स्क्वायर ऑफ मॉड ऑफ बी वेक्टर प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इक्वल टू द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। उसी फॉर्मूला का यूज हम लोग यहां कर चुके हैं। अब यहां क्या होगा, मॉड ऑफ E वेक्टर इक्वल टू
देखिए आप लोग, यहाँ दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है। जब मैग्नीट्यूड यहाँ इक्वल है, सेम है, तो किसी के बदले में किसी को रख सकते हैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। तो यहाँ क्या करेंगे, मॉड ऑफ ई प्लस वेक्टर का स्क्वायर प्लस इसके जगह पर मॉड ऑफ ई प्लस वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ ई प्लस वेक्टर इंटू मॉड ऑफ ई प्लस वेक्टर इंटू कॉस 2 थीटा और मॉड ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर रूट, क्या करेंगे यहाँ 2 इंटू मॉड ऑफ ई प्लस वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ ई प्लस वेक्टर का स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा। फिर यहाँ मॉड ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू मॉड ऑफ ई प्लस वेक्टर का स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। और हम लोग पढ़े हुए हैं फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप लोग पढ़े हुए हैं। तो डायरेक्ट यहां हम लोग वैल्यू रखेंगे, फिर मॉड ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू मॉड ऑफ ई प्लस वेक्टर का स्क्वायर इंटू 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये समझ में आ गया। ये डायग्राम अगर आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे तो मैं मिटा रहा हूं, एक बार ध्यान से देख लीजिए आप लोग, क्योंकि डायरेक्शन बता ही चुके हैं आपको और मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहां याद रखना है ई माइनस वेक्टर का मॉड और ई प्लस वेक्टर का मॉड इतना के बराबर है। हम लोग वैल्यू रखने वाले हैं थोड़ी देर में। अब यहां से वैल्यू जो हम लोग लिखेंगे, यहां मॉड ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू, यहां देखिए 2 इंटू 2 4 है, स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आएगा और मॉड ऑफ ई प्लस वेक्टर का होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा कॉस थीटा। फिर यहां मॉड ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू 2 और यहां देखिए ई प्लस वेक्टर का मॉड यहां मालूम है, तो यहां पर लिखेंगे इनटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू, अब हम लोग जो है यहां जो है स्क्वायर, और अभी यहां पर कॉस थीटा का वैल्यू जो रखेंगे हम लोग, अभी जस्ट जो डायग्राम हम लोग बनाएंगे थोड़ी देर पहले इस तरह से माइनस क्यू प्लस क्यू, यहां था पॉइंट पी ऐसे ए पी वेक्टर और यहां आया था आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये क्या निकाले थे ऊपर जो डायग्राम लगाए थे थीटा। तो यहां देखिए cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू बेस ए अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर यहां हो जाएगा मॉड ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 2a अपॉन यहां से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 1, स्क्वायर रूट स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल टू द पावर 1। अब आप देखो बेस यहां 1/2 होगा, स्क्वायर रूट है ना, तो बेस सेम है, एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे तो यहां देखिए मॉड ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी, कैसे पी, क्यू इंटू 2a, इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया, और यहां पर देखिए हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल टू द पावर 3/2, तो ये हमारा आंसर हो गया, वेयर P इक्वल टू क्यू इंटू 2a, और ये Q इंटू 2a क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, तो यहां पर लिख देंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब यहां देखिए जैसे हम कल के वीडियो में पढ़ाए थे आप लोगों को कि अगर स्मॉल आर क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस है, तो अगर स्मॉल आर 2a से बहुत बहुत बड़ा होगा, मतलब यहां इफ आर वेरी मच ग्रेटर देन 2a, देन ध्यान देंगे आर अगर 2a से बहुत बड़ा है तो स्मॉल ए से और भी बड़ा हो जाएगा, तो आर स्क्वायर जब करेंगे तो वो भी ए स्क्वायर से बहुत बहुत क्या हो गया, बड़ा हो गया। और कल क्या बोले थे, बहुत बहुत बड़ा को मान लेंगे हम लोग हाथी, और बहुत बहुत छोटा को क्या मान लेंगे, चींटी, और हाथी में चींटी को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिलेगा, हाथी। तो यहां पर हो जाएगा मॉड ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर का होल टू द पावर 3/2, और मॉड ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर क्यूब। देख लीजिए, और कल के जैसे यहां भी आ गया मॉड ऑफ ई वेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। चाहे एक्सिस पर हो इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब लास्ट में हम लोगों को एक बहुत ही जरूरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना है। कल के वीडियो में हम लोग ये पढ़े थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर एक पॉइंट है M, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के समान होता है। आज पढ़े हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक पॉइंट है M या P, जो भी मानना हो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये r डिस्टेंस पर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होगा। और कल पढ़े थे कि अगर r बहुत बहुत बड़ा हो 2a से, तो E का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन आर क्यूब। और आज हम लोग पढ़े हैं कि अगर r बहुत बहुत बड़ा हो 2a से, तो E का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन आर क्यूब। तो यहां ध्यान दीजिए आप,
ध्यान क्या देना है कि अगर R 2a से बहुत बहुत बड़ा हो तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जितना वैल्यू होता है इतना का कितना टाइम्स हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया। तो R 2a से बहुत बहुत बड़ा हो तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले वैल्यू के 2 गुना मतलब 2 टाइम्स के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो आज इतना ही रहने देते हैं हम लोग।